दुनिया के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की रिसर्च में धरती के लिए एक अल्टीमेटम आया है। इंसान जिस तरह से धरती का दोहन कर रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग का स्तर लगातार बढ़ने लगा है और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा जो है बर्फीला भंडार तेजी से पिघल रहा है। और खास बात यहां पर यह है कि इस बर्फ के भंडार के नीचे मौजूद ज्वालामुखी कभी भी एक्टिव हो सकता है। यूं समझ लीजिए कि बर्फ के भंडार के नीचे एटम बम जितनी ताकत वाले शक्तिशाली ज्वालामुखी मौजूद हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता है कि अगर ये ज्वालामुखी फटे तो भूकंप, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन जैसी भयानक आपदाएं आएंगी। वैज्ञानिकों ने खास तौर पर दुनिया के कुछ देशों को भी इस लिस्ट में रखा है। इन देशों के लिए यह खबर किसी बड़े अलर्ट से कम नहीं है। अगले कुछ मिनट हम कुछ विख्यात भूवैज्ञानिकों के साथ इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस अलर्ट को लेकर और अलर्ट कर देने वाली रिपोर्ट को देखिए आप। फटेंगे ज्वालामुखी, दुनिया में मचेगी तबाही। बर्फीला सैलाब आएगा, धरती पर मौत लाएगा। सुनामी में बहेगी जिंदगी, इंसान नहीं ले पाएगा सांस। धरती ने खोली तीसरी आंख, तय है महाविनाश। धरती महाविनाश का संकेत दे रही है, महातबाही का संकेत दे रही है। ऐसी महातबाही जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा तक नहीं होगा। अगर यह तबाही आती है तो इसका जिम्मेदार खुद इंसान होगा, जिसने धरती का अंधाधुंध दोहन कर, जंगलों को काट कर खुद के लिए बर्बादी का रास्ता चुना है। धरती के गर्भ में कुछ बड़ी हलचल हो रही है। इंसान भले ही इस बात से अनजान है, लेकिन वैज्ञानिक बार बार अपनी रिसर्च से दुनिया वालों को अलर्ट कर रहे हैं। अलर्ट क्या कर रहे हैं, यूं समझिए वार्निंग दे रहे हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग ने इस धरती की हालत खराब कर दी है। इस वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यह बढ़ता जल स्तर दुनिया भर में ज्वालामुखियों के भड़कने की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। रिसर्च क्या कहती है, जरा गौर कीजिए। 8 जुलाई 2025 को प्राग में गोल्डस्मिथ कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने इस नई रिसर्च के बारे में बताया। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पिघलते ग्लेशियर समुद्र का जल स्तर बढ़ा रहे हैं। बढ़ता जल स्तर विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट ला सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से और गंभीर जलवायु परिवर्तन होगा। ग्लेशियर पिघलेंगे तो और ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। तो कुल मिलाकर यह समझिए कि इस धरती पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस वक्त दुनिया को उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहां ग्लेशियर और ज्वालामुखी एक साथ मौजूद हैं। खास तौर पर अंटार्कटिका, रूस, न्यूजीलैंड और उत्तरी अमेरिका में ज्वालामुखियों में हो रही हलचल पर नजर रखनी होगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना जरूरी है, जिससे ग्लेशियरों का पिघलना कम हो और ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा कम हो सके। रिसर्च आगे क्या कहती है, जरा गौर कीजिए। दुनिया भर में 245 सक्रिय ज्वालामुखी ग्लेशियरों के नीचे हैं। कुछ ज्वालामुखी ग्लेशियरों के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। इनमें अंटार्कटिका, रूस, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका शामिल है। खास तौर पर चिली के 6 ज्वालामुखी जल्द एक्टिव हो सकते हैं। इनमें से मोचो चोशुएंको ज्वालामुखी जल्द एक्टिव हो सकता है। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे ज्वालामुखी और एक्टिव होंगे। ग्लेशियरों का भारी वजन पृथ्वी की सतह और इसके नीचे मौजूद मैग्मा की परतों पर प्रेशर डालता है। इस प्रेशर की वजह से ज्वालामुखी पर कंट्रोल रहता है, लेकिन ग्लेशियर पिघलने से ज्वालामुखी एक्टिव हो रहे हैं। जगह जगह भूकंप और महातबाही से इंसानियत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सबसे बड़ा खतरा कहां मंडरा रहा है, जरा यह भी जान लीजिए। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि अंटार्कटिका, यहां मोटी ग्लेशियर पिघलते ही ज्वालामुखी एक्टिव होंगे। रूस, साइबेरिया, कामचटका में बर्फ पिघलते ही ज्वालामुखी भड़केंगे। न्यूजीलैंड, यहां ज्वालामुखी और ग्लेशियर पास पास हैं। उत्तरी अमेरिका, अलास्का, कनाडा में बर्फ से ढके ज्वालामुखी। कुल मिलाकर धरती एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रही है।
बर्फ पिघलते ही धरती आग उगलेगी। इस आग और विस्फोट से निकला लावा पहले धरती को थर्राएगा। विनाशकारी भूकंप और महाप्रलयंकारी सुनामी के नजारे जब दुनिया देखेगी तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वो समय आने से पहले संभलने का वक्त है। इस धरती को बचाने का वक्त है। ये धरती पुकार रही है। नहीं संभले तो तीसरी आंख खुलेगी और दुनिया महातबाही देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात करेंगे धरती की तीसरी आंख को लेकर। जिस तरीके से धरती ने अपनी तीसरी आंख खोल ली है। यहां 8 जुलाई 2025 को प्राग में गोल्डस्मिट कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने कई सारी रिसर्च के बारे में बताया है जो आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, डरा देगी। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने इस नई रिसर्च के बारे में बताया कि लगातार समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और ये बढ़ता जल स्तर जो है वो विनाशकारी साबित हो सकता है। पिघलते ग्लेशियर जो है वो विनाशकारी साबित हो सकते हैं। बढ़ता जल स्तर विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट को निमंत्रण दे सकता है। तो ये जानकारी आप तक अब पहुंचा दे कि जिस तरीके से लगातार यहां पर जो जलवायु परिवर्तन है वो एक गंभीर विषय बनता चला जा रहा है। 8 जुलाई 2025 को लेकर बात की जाए तो यहां पर कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने इस नई रिसर्च के बारे में बताया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में 245 सक्रिय ज्वालामुखी ग्लेशियर मौजूद हैं। कुछ ज्वालामुखी ग्लेशियर के 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं और इनमें अंटार्कटिका, रूस, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका शामिल है। ये वो जगहें हैं और खास तौर पर चिली के 6 ज्वालामुखी जल्द ही एक्टिव हो सकते हैं। और इसमें से आपको बता दें कि ज्वालामुखी जल्द जो एक्टिव हो सकते हैं उसको लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। लोगों में डर भी लगातार बना हुआ नजर आ रहा है। पिघलते ग्लेशियर की वजह से ज्वालामुखी जो है वो फट सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका जताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर तबाही जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगी। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें जो हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं और ये तबाही जो है वो इतनी बड़ी हो सकती है कि मानो कोई बड़ा परमाणु बम फटा हो। इससे ही आप अंदेशा लगा सकते हैं। अंटार्कटिका, अलास्का के लिए भी बड़ा खतरा है। इंसानों, बस्तियों और बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा खतरा होगा। ज्वालामुखी गैसों से ग्लोबल वार्मिंग और भी तेज हो जाएगी। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़, सुनामी आएगी, मानव जीवन पर खतरा बढ़ेगा। मानव जीवन जो है वो इसकी जद में आएगा। अब बात करेंगे कि कहां कहां महाविनाश का खतरा बढ़ता नजर आएगा। इसमें अंटार्कटिका है और रूस है। साइबेरिया का मचटका में बर्फ पिघलती नजर आ रही है। बार बार न्यूजीलैंड को लेकर बात की जाए तो यहां पर भी ज्वालामुखी और ग्लेशियर आसपास हैं। उत्तरी अमेरिका को लेकर बात करें, अलास्का, कनाडा में भी बर्फ के ज्वालामुखी मौजूद हैं। तो लगातार ये वो जगहें हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा जो है वो इस वक्त बना हुआ नजर आ रहा है। और जो ये खतरे हैं, जो ये चेतावनियां हैं वो इंसानी जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए इंसानी जीवन को लेकर तो लगातार इसके ऊपर खतरा मंडराता नजर आ रहा है और रिसर्च लगातार ये दावे करती नजर आ रही हैं कि इंसानी जीवन खतरे में आ सकता है अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। तो इस बात से आप भी अब अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो नेचर के साथ बार बार खिलवाड़ की जा रही है उस खिलवाड़ की वजह से क्या स्थितियां पूरे विश्व में पैदा होती हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से मानव जीवन इस वक्त लगातार खतरे में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपकी और हमारी भी काफी सारी गलतियां हैं। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर विभूति राय जी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व डीन है लखनऊ यूनिवर्सिटी के। सीधे उनका रुख करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और सबसे पहला सवाल आपसे सर यहीं पर है कि ये कि जिस तरीके से अगर बात धरती की अंदरूनी सतहों को लेकर बात करें उसमें लगातार परिवर्तन की खबरें निकलकर सामने आती हैं। क्या यही परिवर्तन की वजह है? क्या यही जो असंतुलन बार बार निकलकर सामने आता है एक महाविनाश का कारण बनेंगी? देखिए, पृथ्वी की जो सतह है उसमें एक बहुत लंबी, जिसको हम लोग मिड ओशनिक रिज कहते हैं, वो ज्वालामुखी के द्वारा ही बनी हुई है जी। और पूरी पृथ्वी में कई घेरों में वो पाई जाती है जी। वो इंडियन ओशन में भी है, वो आर्कटिक में भी है, वो अंटार्कटिका रीजन में भी है। वो पूरे पृथ्वी में एक डोरी की तरह घूमी हुई है, आप यूं समझ लीजिए, जहां से कि लगातार ज्वालामुखी निकलते रहते हैं और फटते रहते हैं। और उसी के कारण नया लिथोस्फीयर बनती है, नई जमीन बनती है और वो धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को फैलाती जाती है और जिसको हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं या रिफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार के
ये प्रक्रिया एक प्राकृतिक है, करोड़ों सालों से हो रही है। जहां तक प्रश्न है कि जो ज्वालामुखियों के ऊपर जो बर्फ की चादरें हैं और वह चाहे ह्यूमन इंटरैक्शन की वजह से हम जो उस पे लगातार एक समुद्र तल भी बढ़ रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसके कारण यदि ये बर्फ की चादरें पिघल जाती हैं तो समुद्र का स्तर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ वहां पर लोड शेडिंग हो जाएगी। यूं समझिए कि एक बड़ा सा वजन रखा हुआ ज्वालामुखी के मुख के ऊपर, उस वजन को आपने बर्फ के रूप में रखा हुआ था प्रकृति द्वारा, उसको आपने हटा दिया, बर्फ की चादर हटते ही वहां पे ज्वालामुखी फटने की चांसेस हो सकते हैं। जो गोल्डस्मिथ कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, जो 8 जुलाई को प्राहा में हुई जी। उसमें जिस पेपर का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मुख्य रूप से ये कॉन्फ्रेंस जियोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है और दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि जियोकेमिस्ट मिलकर के दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो उनके जो परिणाम आए हैं कुछ रिसर्चर्स के, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो आइस स्नो कवर्ड रीजन्स हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो चाहे अलास्का में हो। जी जी हेलो जी बिल्कुल विभूति जी, आपकी आवाज आ रही है। सर, अगर आने वाले 50 सालों को लेकर बात की जाए तो क्या धरती का कोई ऐसा हिस्सा है या पूरी धरती है वो तबाह हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से पूरा अलर्ट जारी किया गया, चेतावनी जारी की गई, इसमें अमेरिका, कनाडा, इस तरफ के देश, न्यूजीलैंड को लेकर बात करें वो मौजूद, रूस को लेकर बात करें उसका नाम भी निकलकर सामने आया कि यहां पर सबसे ज्यादा तबाही जो है वो देखने को मिल सकती है। देखिए, जिस स्तर पे ये लोग एक, जिसे मैं कहूंगा कि हवा फैला रहे हैं, उस गति से पृथ्वी की क्रियाएं नहीं होती जी। पृथ्वी पे जो क्रियाएं होती है वो हजारों लाखों सालों के अंतराल पे होती हैं। अब ये कोई भी नहीं बता सकता कि कब किस क्षेत्र में ज्वालामुखी फट सकता है, या बर्फ की चद्दर ऐसा नहीं कि 2-4-10 साल में ये अंटार्कटिका या आर्कटिक के क्षेत्र में पूरी पिघल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसमें समय लगता है, लेकिन सबको सतर्क रहने की जरूरत है। हमको प्रयास ये करने चाहिए कि पृथ्वी का जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है उसको हम लोग एक रोक लगाएं, उसमें जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बाहर उत्सर्जन पे विभिन्न देशों को एक पैक्ट करना चाहिए कि उसको 0 लेवल पे लाएं, जिससे कि ये जो ग्लोबल अर्थ वार्मिंग हो रही है उसको रोका जा सके। उसको रोक लेंगे तो बर्फ की जो ग्लेशियर्स आदि हैं ये पिघलना बंद हो जाएंगे और ये जो एक प्रकार की एक भयावह स्थिति है इसको हम आगे के लिए खिसका सकते हैं। परंतु इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एकदम से ये ऐसा नहीं होने वाला है। जितनी भी भूवैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं उसमें समय लगता है और कालांतर में ये हो सकती है। जी प्रोफेसर साहब, इस बीच एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में यह भी आया कि क्या जो मानव निर्मित संसाधन है ये संसाधन प्राकृतिक आपदाओं को न्योता दे सकते हैं? क्या इन संसाधनों की वजह से प्राकृतिक आपदाएं इतना विकराल रूप ले सकती हैं कि धरती तबाह होने तक पहुंच जाए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जितने नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनका अब ट्रिगरिंग मैकेनिज्म ह्यूमंस के बीच में आ गया। जिस प्रकार से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं विभिन्न देशों में, खास करके जो डेवलप्ड नेशंस हैं और जो डेवलपिंग नेशंस हैं जिसमें चाइना मुख्य रूप से है, जिस प्रकार से ये उत्सर्जन कर रहे हैं उससे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आ भी रही हैं और भविष्य में भी आएंगी। क्योंकि जो एक नेचुरल साइकिल था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब आज से 50-60 साल पहले की बात मैं करूं तो वो एक बैलेंस में था और उसमें कोई गतिशीलता नहीं थी। इधर पिछले 50-60 साल में जो हम देख रहे हैं ये हमारे सामने ऐसा हुआ जिसमें कि आप देखिए सड़कों पे जितनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, हर गाड़ी ई व्हीकल को हटा दीजिए तो जितनी भी गाड़ियां दौड़ रही हैं वो उत्सर्जन कर रही हैं तरह तरह के ग्रीन हाउस गैसेस का। जितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं वो सब उत्सर्जन कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे देश जिनको की एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है
वो लोग कार्बन को या कोयले को जलाते हैं और उसके जलाने से वो ऊष्मा पैदा करते हैं। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा यूरोप एक ठंडा देश है, बिल्कुल। ठंडी क्षेत्र है। उस क्षेत्र में ज्यादातर ये जी, लोग बिल्कुल। गैसेस, बिल्कुल सीएनजी विभूति और जी, जिस पीएनजी, तरीके इस से तरह आपने की जिक्र गैसेस किया, आप जलाते हैं। जो ये चेतावनियां निकलकर सामने आ रही हैं, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, ये माना जाए। इसी बीच हमारे साथ भूवैज्ञानिक CS दुबे जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आप इस चर्चा में। और इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों हमारे साथ बने रहें। एक रिपोर्ट है, वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, जहां धरती पर बढ़ रहे इस खतरे की जद में क्या भारत भी है। ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है, हर भारतवासी के जहन में सवाल बना हुआ है। वैज्ञानिक इसको लेकर क्या कहते हैं? हालांकि भारत में किसी ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर तक फैला हिमालय हमें चेतावनी दे रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का असर वहां भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हिमालय की पिघलती बर्फ भारत के हिमालयी राज्यों के लिए बड़ा खतरा साबित होती नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इसका जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इन राज्यों में बाढ़, बारिश और भूस्खलन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। ज्वालामुखी विस्फोट कोई आम घटना नहीं है। यूं समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज हुआ तो इसका सीधा प्रभाव ज्वालामुखी पर पड़ता है। इसका असर कितना बड़ा है जरा समझने की कोशिश कीजिए। ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ते हैं। इस वजह से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी होती है। ग्लेशियर और तेजी से पिघलते हैं और इसके बाद और भी ज्वालामुखियों में भयानक विस्फोट हो सकते हैं। इससे मानवता पर बड़ा खतरा मंडरा सकता है और जलवायु संकट और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। इससे क्या खतरे होते हैं ये भी जरा समझिए। पिघलते ग्लेशियरों की वजह से ज्वालामुखी लगातार फटेंगे। ज्वालामुखी विस्फोट से बड़े पैमाने पर तबाही होगी। आइसलैंड, अंटार्कटिका, अलास्का के लिए बड़ा खतरा है। इंसानों, बस्तियों, बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा खतरा होगा। ज्वालामुखी गैसों से ग्लोबल वार्मिंग तेज होगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़, सुनामी आएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस खतरे की जद में भारत है? भारत में ग्लेशियरों के नीचे कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जो भारत के लिए चिंता का सबब है। यही वजह है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर दुनिया में ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ते हैं तो भारत को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रोफेसर CS दुबे जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। और जिस तरीके से अभी एक नई रिपोर्ट और निकलकर सामने आई है भारत के लिए कि जिस तरीके से हिमालय की जो बर्फ पिघल रही है उसका असर भारत पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में क्या ये माना जाए कि संकेत है बड़े भूगर्भीय बदलावों को लेकर, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है? एक बड़ी चेतावनी के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, जो हिमालय है उसके ऊपर जो है, मतलब जो नॉर्दर्न, जो सदर्न हिमालय, जिसको हम जो मेन हिमालयन फॉल्ट्स हैं और मेन हिमालय है, वहां पे थ्रस्ट तो है, लेकिन वहां पे कोई खास वॉल्केनोज वगैरह नहीं है, एक्सेप्ट कि लद्दाख और अंडमान, उस एरिया में स्पेशली लद्दाख और उसके आगे जो है वहां पे कुछ वॉल्केनोज एंड जो कि पुराने वॉल्केनोज हैं, जो कि डॉर्मेंट है, इस वक्त एक्टिव वॉल्केनोज नहीं है, उस तरह की वॉल्केनोज है। लेकिन आप जो अभी जैसे कि आपने कहा और जैसे कि अभी विभूति राय जी ने भी कहा, एक चीज समझने की है कि जब ये जो ग्लेशियर्स है ये जब मेल्ट करेंगे, तो जैसे एक लिड होता है अंडरग्राउंड किसी चीज के ऊपर, तो जैसे आप लिड खोल दोगे तो जो नीचे जो मैग्मा है, जो उसमें जितनी भी मैग्मा में गैसेस वगैरह है, और मैग्मा खुद एक्सपेंड करेगा। जब एक्सपेंशन होगा तो उस एक्सपेंशन के साथ जो गैसेस निकलेंगी वो अफेक्ट करेंगी, जो उससे जो चेंजेस आएंगे रॉक में, और जो थ्रस्टिंग फॉल्टिंग जो है, अर्थक्वेक्स होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, ज्वालामुखी फटने से जो वॉल्केनोज जाएंगे, उसमें जो स्पेशली जो गैसेस है, ऑब्नॉक्शियस गैसेस है, वो निकलेंगी, वो जहां तक दूर तक जाएंगी, वो सब बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। चिली में पिछले सालों में देखा गया कि जो रिसर्जेंस ऑफ जो ये है मेल्टिंग और ये जो ज्वालामुखी फटने की, ये बढ़ गई है, 50 से 60 टाइम्स ज्यादा हो गई है। और इसी तरह से क्योंकि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं,
तो चिले में, आइसलैंड में और जो न्यूजीलैंड और इन सब जगह जहां जहां मेल्टिंग्स हो रही हैं वहां पे रिसर्जेंस जो है वॉल्केनिक एरप्शंस की बढ़ रही हैं। जी अगर ये इसी तरह से बढ़ती रही तो नेचुरल एक टाइम आएगा जब आपका जितना भी पूरा सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी दरारें आएंगी और बड़ा ही अर्थक्वेक्स आएंगे। और जैसे जैसे कहा कि पूरी सीरियस, आप ठीक कह रहे हैं, एक से एक बढ़कर जो डिजास्टर्स हैं वो होंगे, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो है। लेकिन उन्हीं जगह पे जहाँ पे जैसे आइसलैंड, हिमालय में मैंने कहा कि वहाँ पे वॉल्केनोज नहीं है, आइसलैंड हो गया, चिली हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आपका जो सदर्न स्टेट्स है अमेरिका की वो हो गई। यहाँ पे आपको, और स्पेशली हमारे यहाँ जैसे पुगा वैली है वहाँ पे थोड़ा बहुत चांस है। पुगा वैली में हमारे पास हॉट थर्मल स्प्रिंग्स है, तो वहाँ पे हम मान सकते हैं कि मैग्मा ऊपर है, काफी ऊपर है। तो ऐसी जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है अदर देन इंडियन स्टेट्स पे आएंगी। जी बिल्कुल। विभूति जी, दूसरी ओर मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को लेकर की जाए तो लगातार एक तरफ ये भी कहा जा रहा है जानकारों के द्वारा कि जो वैश्विक तापमान है वो करीब करीब 2 डिग्री तक बढ़ चुका है और ये वो पॉइंट है जहां से वापसी का रास्ता नहीं बचा। ऐसा प्रकृति में कुछ नहीं होता जिसमें जी। वापसी का रास्ता न हो। जी उसके लिए प्रयास करना पड़ता है और वैश्विक स्तर पे हमको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारे पास नई ऊर्जा का स्रोत बहुत वृहद स्तर पे उसका इस्तेमाल होने लग गया है, खास करके व्हीकल्स के लिए, ई व्हीकल्स का, जिसमें कि उत्सर्जन करीब करीब ना के बराबर होता है। तो उसके लिए हमको प्रयास करने पड़ेंगे। भारत मुख्यतः इसमें बहुत प्रयास किए हैं और हम लोगों ने काफी हद तक लगभग 4 से 5% तक इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर सिस्टम्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। भारत सरकार